So guys, today is the episode number 3 of our drug inspector preparation series. आज का इस सीरीज में स्पेशल क्या होने वाला है, तो टॉपिक को स्टडी किस वे से करते हैं इसको मैं आपको बारीकी से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टडी तो हम सब करते हैं, बट देयर इज अ स्पेसिफिक रूल फॉर स्टडिंग एनी सब्जेक्ट। अगर आप सेमेस्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो देयर इज अ डिफरेंट वे टू स्टडी एनी टॉपिक, ठीक है। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो उस पर कुछ डिफरेंट ट्रिक रहते हैं, कुछ डिफरेंट वेज रहते हैं फॉर स्टडिंग आवर सब्जेक्ट। वही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगेन गाइज, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे अनदर एक्ट पे, दैट इज द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। इस एक्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इस सेक्शन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं ये एक्ट कब आया था, उसको अप्लीकेबल को कब किया गया, कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे वो अप्लीकेबल नहीं था, उसको अनदर नेम से पहचाना जाता है, वो अनदर नेम क्या है, ये सब ईच एंड एवरीथिंग हम अब बारीकी से स्टडी करने वाले हैं। सो डोंट यू वरी गाइज, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है ये सब रेड करने के लिए, तो इन सब को समराइज करके मैं आपके लिए एक सिंगल वीडियो में प्रिपेयर किया है। सो चलो फटाक से डिस्कशन करते हैं कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडिक एक्ट क्या कहते हैं, और एट द एंड मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ कि हमने सीरीज़ तो स्टार्ट किए हैं, तो उस सीरीज़ में कौन डेली और जो मैंने आपको चार्ट बनाने के लिए बताए थे वो प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं किया, ठीक है। सो मिलते हैं एट द एंड। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। डू यू नो गाइज, जब हम ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के बाद इसके टॉपिक पे हम जब डिस्कशन करते हैं तो हमें एक ईयर पता होता है, दैट इज़ द 1954। बट ये एक्चुअली रूल्ड फॉर्म कब हुआ है, ये कब से एप्लीकेबल हुआ है टू ऑल ओवर इंडिया, तो 1 अप्रैल 1955 से ये ऑल ओवर इंडिया में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ हमें ऐसे बेसिक पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्टली वो मेमोराइज करेंगे कि मैजिक रेमेडी एक्ट कहाँ पे कब आया था, तो 1954 में, बट वो रूल्ड फॉर्म कहाँ है वो तो नहीं करेगा। एंड एग्जामिनर हमें यहीं पे ट्रैप करता है, यहीं पे वो पूछेगा कि वो रूल्ड फॉर्म कहाँ गया, ठीक है। सो ऑप्शन भी हमें देगा 1954, 1955, 1956, 1970, ठीक है, ऐसे कुछ ऑप्शन दे देंगे। तो हमें तो पता है, हमने तो मगर क्या किया है कि मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 में आया, बट रूल्ड फॉर्म वो कब आया ये हमें नहीं पता। सो यहाँ पे हम रॉन्ग क्लिक करके आते हैं और हमारा निगेटिव मार्क्स आता है, ठीक है। सो यही कंफ्यूजन हमें नहीं करना है। सो ईच एंड एवरी पॉइंट हम अगदी बारीक वेनी आपण स्टडी करणार आहोत, अगदी उसे क्या बोलते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट को हम बारीकी से स्टडी करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हमें पता है कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, इसे हम 1954 में ये फॉर्म तो हुआ है, बट उसका एक्चुअल एप्लीकेशन 1955 में ऑल ओवर इंडिया है। बट 2 ऐसे स्टेट है ऑल ओवर इंडिया के जिस पे ये अप्लीकेबल नहीं था इनिशियली। वो कौन से स्टेट है, तो जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे ये जो रूल है वो अप्लीकेबल नहीं था। नाउ ये एक्ट जो है वो स्पेशली एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करने के लिए प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करने वाला एक्ट कौन सा है, तो मैजिक रेमेडी एक्ट, और जिसे हम कहते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। अब इसका अनदर नेम क्या है, तो उसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 भी कहते हैं, ठीक है। सो हमें ये दोनों भी नेम पता होना चाहिए, दैट इज द ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट, ठीक है। और कौन से स्टेट है जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं थे, तो जम्मू एंड कश्मीर। अब ये एक्ट के कुछ इनिशियल पेज, लाइक हम जब एक्ट को रीड करते हैं, अगर आपने गूगल पे सर्च किया और आपने कौन से भी रेफरेंस बुक स्टडी किए जूरिस्प्रूडेंस के, तो हमें ये एक्ट मिलता है। तो हम जब ये एक्ट इनिशियली रीड करते हैं तो हमें बहुत बड़ा बल्क मिलता है। सो उसी बल्क को समराइज करके पॉइंट वाइज मैं यहाँ पे के लिए लेके आई हूँ। तो गाइज, जब हम इनिशियली देखते हैं तो इस एक्ट में कुछ हमें इनिशियल चैप्टर्स मिलते हैं, ठीक है। उसमें पहला है टाइटल एंड सम डेफिनेशन, ठीक है। ये जो सेक्शन है हमें बताता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या है,
ड्रग क्या है, मैजिक रेमेडीज क्या है, वो सब हम अभी डिस्कशन करने वाले, ठीक है। सो पहला पार्ट है जिसमें हमें ऑल द टाइटल्स एंड ऑल द डेफिनेशंस दिए गए हैं। तो अब हमें पता है कि ये एक्ट क्या करता है कि कुछ तो भी कंट्रोल करता है जिसे हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या है, तो इट इंक्लूड्स द नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर्स और अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, और एनी अनाउंसमेंट मैंडेटरी और by any means of producing or transmitting light, sound और smoke। अब समझते हैं एडवर्टाइजमेंट यानी क्या। फॉर एग्जाम्पल एक ड्रग है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक्स ड्रग है, ठीक है। अब ये कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, अब वो मल्टीपल सोर्सेज यूज करेगा टू एडवर्टाइज इट। बट यहाँ पे ये एक्ट क्या कहता है कि देयर आर सम रूल्स, अगर आपको एडवर्टाइज करना है तो आप कर सकते हैं, बट आपको हमारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। बिफोर 1954 क्या होता था कि देयर इज नो सच रूल फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट। कोई भी आता है और एडवर्टाइजमेंट कहता है। मैजिक रेमेडी, मैजिक यानी क्या, तो जैसे हम काला जादू कहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये तावीज़ पहन लो तो आपका डिसीज क्योर होगा, ये मंत्र बोल लो उसमें आपका डायबिटीज़ कम होगा, ये पूजा कर लो जिससे आपका बीपी कंट्रोल होगा। तो ऐसे ये जो एडवर्टाइजमेंट है जिससे फॉल्स क्लेमिंग क्रिएट हो रही है, जिससे पेशेंट ये डाइवर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब वो हम कहते हैं ना कि श्रद्धा इज वन ऑफ द डिफरेंट थिंग, बट वहाँ पे जब हम अंधश्रद्धा से जुड़ जाता है दैट वन इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। श्रद्धा एंड अंधश्रद्धा बोथ आर द डिफरेंट, बस उसका जो डिफरेंस है वो पता होना हमें ज़रूरी है। तो सेम केस में अगर हम अनवांटेडली बढ़ा चढ़ा के कुछ ड्रग को एडवर्टाइज कर रहे हैं, फॉल्स क्लेम कर रहे हैं और उसमें कुछ मैजिक रेमेडीज ऐड कर रहे हैं, तो उसे हम नहीं कर सकते हैं। ये सब किसने स्टॉप किया है, तो हमारे ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट ने, ठीक है। सो बिफोर 1954 क्या हो रहा था, कहीं पे भी कोई भी आ रहा है, कैसे भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जो अनक्यूरेबल डिसीज है उसको भी ट्रीट करने के लिए बहुत से मंत्रास बता रहे हैं, बहुत से कलावाज बांधे जा रहे हैं, बहुत से पूजा पाठ बताए जा रहे हैं, और देयर में भी ऑल द डिफरेंस थिंग, जो कुछ भी होता है आप समझ ही गए हो। सो उसे कंट्रोल करने के लिए ये हमारा एक्ट है। अब एडवर्टाइजमेंट यानी क्या, तो ये एक्ट हमें बताता है अगर आप ये ड्रग है, ये ड्रग को आप अनाउंस कर रहे हो, ओरली बता रहे हो, वो भी इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ अनाउंसमेंट। आप अगर एक आधा पॉम्पलेट छाप रहे हो, लेबल कर रहे हो, और किसी वे से जैसे आप आपका ड्रग रिप्रेजेंट कर रहे हो टू द मल्टीपल पीपल, दिस इज द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। सो ये कौन बता रहे हैं हमें, हमारा एक्ट बता रहा है। नाउ ड्रग क्या है, तो ड्रग वी ऑल ऑफ यू नो अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज, और ऐसे सब्सटेंस जो ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हम प्रिकर्सर कहते हैं, वो भी हमारे ड्रग में आता है। सो ऐसे ड्रग इसे जैसे अगर हमें एडवर्टाइज करना है उसके लिए जो अप्लीकेबल है उसके लिए हमारा लॉ एक्ट करता है, ठीक है। सो ड्रग इंक्लूड द मेडिसिन फॉर द ह्यूमन एंड एनिमल, ठीक है। एनिमल एंड ह्यूमन के ट्रीटमेंट के लिए हमारा जो मेडिसिन यूज़ करता है वो हमारे ड्रग हो गए। एनी सब्सटेंस यूज फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और क्योर ऑफ अ डिसीज, ठीक है। सॉरी, अगेन कंपोनेंट यूज इन मेकिंग द मेडिसिन। सो ये हो गए हमारे ड्रग, ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है। अब मैजिक रेमेडी यानी क्या है, तो नथिंग बस तालिस्मान, मंत्रा, कवच और एनी अदर चार्म ऑब्जेक्ट क्लेमिंग मिसलिनियस पावर टू क्योर और प्रिवेंट द डिसीज। यानी समझते हैं, जैसे मैंने अभी बताया है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कलावा बांध लो जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आप ये मंत्रस बोल ले, ये उस मंत्र से आप एग्जामिनेशन क्रैक कर दोगे। ऐसे बहुत सारे होते हैं गाइज। और अगर आपको रिलेट कर सकते हैं मेरा एग्जाम्पल, अगर आप इंस्टाग्राम देख रहे हो वहाँ पे और एक आधी लेडी आई और वो कह रहे कि ये मंत्र 10 टाइम्स और 12 टाइम्स कह दो और आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हो आप क्लियर हो जाएंगे। सो बच्चे तो पहले से डरे हुए हैं कि हमें एग्जामिनेशन क्रैक करने हैं, तो वो कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं और मंत्र कह देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया है फॉल्स क्लेमिंग और मैजिक रेमेडीज। ये होता है सेम इन केस ऑफ ड्रग, ठीक है। बहुत बार मिसलीडिंग प्रीवियसली होता था कि ये अगर ड्रग है
और इसके साथ कुछ मंत्र बोल दो और आपका जो डायबिटीज़ है कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, लेप्रोसी है वो ट्रीट हो जाएगा, कैंसर ट्रीट हो जाएगा एंड सच मोर थिंग्स। ठीक है, सो ये हो गए हमारे मैजिक रेमेडी। सो अब हमें पता है कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, ड्रग क्या है एंड हमारा मैजिक रेमेडी क्या है। अब देयर इज अनदर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें हमारा एक्ट बताता है, लाइक रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर क्या होना चाहिए। तो ये कहता है कि एनी पर्सन जिसका प्रॉपर क्वालिफिकेशन है उसे हम रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं, रजिस्टर प्रैक्टिशनर कह सकते हैं और रजिस्टर मेडिसिनल प्रैक्टिशनर अंडर द लॉ। ठीक है, जिसका नाम ये रजिस्टर जो बुक है उसमें मेंशन किया है उसे हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहता है। नाउ टेकिंग पार्ट इन अ पब्लिकेशन, लाइक अब वो एडवर्टाइज तो कर रहा है, एक आधा बुक वो लिख रहा है, बट बुक पब्लिश करने के लिए जो कोई भी पब्लिकेशन यूज कर रहा है वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर अवर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर वो आता है। ठीक है, पब्लिकेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अब ये हो गए कुछ बेसिक टर्म्स जो हमें इनिशियली ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट पे देते हैं। नाउ ये एक्ट क्या कहता है कि आप एडवर्टाइज कर सकते हो, ठीक है, बट देयर आर सम रूल्स एंड देयर आर सम रेगुलेशन। वो रूल्स कौन से हैं देखते हैं। अब कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ सर्टेन ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिसीज एंड डिसऑर्डर। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि फॉल्स क्लेमिंग दिए जाते हैं दैट कि एक आधा ड्रग है जो नहीं क्योर कर पाता है एक आधा डिसऑर्डर, ठीक है, बट उसे फॉल्सली एडवर्टाइज करके सेल किया जाता है, सो उसे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नो पर्सन शैल एडवर्टाइज एनी ड्रग क्लेमिंग दैट इन केस, वो कब नहीं एडवर्टाइज कर सकता है, पहली बात इट इंड्यूस मिसकैरेज और अबॉर्शन की अगर कौन सा एक आधा ड्रग क्लेम कर रहा है कि वो मिसकैरेज के लिए यूज़ किया जा सकता है, अबॉर्शन के लिए ह्यूमन के लिए यूज़ करा जा सकता है, तो वो नहीं, हम उसके एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। देन ड्रग प्रिवेंट कॉन्सेप्शन और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। इम्प्रूव सेक्सुअल पावर और सेक्सुअल प्लेजर, उसके लिए हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं। देन करेक्ट मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट के लिए परमिशन नहीं है। देन क्योर और प्रिवेंट द डिसीज लिस्टेड इन अ शेड्यूल टू द एक्ट। अब ये क्या है, ठीक है, अब हमारा ये जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है वो शेड्यूल 3 हमें बताता है। शेड्यूल 3 में मेंशन किया है कुछ ऐसे डिसीज़ है जिसके ट्रीटमेंट के लिए अगर हम ड्रग एडवर्टाइज करते हैं तो वो हम रूल्स को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रूव होता है। ठीक है, सो गाइज वो ऐसे कौन से डिसऑर्डर है, कौन से कंडीशन है जिसे हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो पहली बात है कैंसर। ठीक है, वी ऑल ऑफ यू नो कैंसर क्यूरेबल नहीं है, अगर वो मैलिग्नेंट है, बेनाइट है, वो टाइप पे डिपेंड करता है, बट हम डायरेक्टली नहीं कर सकते कि ये टैबलेट लो उससे आपका कैंसर क्योर हो जाएगा, सो इस केस में हम नहीं कर सकते। डायबिटीज़ हमें पता है कि अनक्यूरेबल है, बट अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो कि ये हमारी टैबलेट ले लो उससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगा, और कंट्रोल में तो जाने दो, बट वो कहेगा कि अगर हाँ आपको 100% डायबिटीज़ फ्री लाइफ मिलेंगी तो नहीं होगा। ठीक है, अगेन ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, हार्ट डिसीज, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर, उसमें हम नहीं कर सकते हैं। पैरालिसिस, ओबेसिटी, सेक्सुअल इम्पोर्टेंस, अगेन स्टेरिलिटी इन ह्यूमन, लेप्रेसी, ब्लाइंडनेस, ग्लूकोमा, मेंटल डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, ये तो मैंने कुछ गिने चुने बताए हैं, ऐसे टोटल 54 है डिसीज़ एंड कंडीशन जिसके हम जो हमारा सेक्शन नंबर 3 में आता है एंड जिसे हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन पे वो जो लिस्ट है वो आपको मेंशन कर दूंगी, वो आपको मिल जाएगा। अगर चाहिए डिसीज की कंप्लीट लिस्ट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉरी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूंगी और टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, सो अगेन हमें सेक्शन नंबर 3 समझ में आ गया है कि सेक्शन नंबर 3 हमें लिस्ट ऑफ डिसीज बताता है। अब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हमें इंपॉर्टेंट क्या है गाइज,
तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टोटल डिसीज एंड कंडीशन है, डिसऑर्डर्स है जिसे हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट, दैट इज द 54। ठीक है, सो उसमें कौन कौन से है वो हमें पता होना जरूरी है। सेक्शन 3 इज द शेड्यूल दैट मेंशन द लिस्ट ऑफ द डिसऑर्डर विच कैन नॉट बी एडवर्टाइज। ठीक है, नाउ सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, तो ये कहता है हमें प्रोहिबिशन ऑफ डिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू द ड्रग्स। ठीक है, और अगर हमारा ड्रग प्रॉपरली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं ट्रीट कर सकता है, अगर उसमें हम कुछ मैजिक वर्ड्स यूज़ करें कि ये हमें मैजिकल ट्रीटमेंट देता है, ये आप एक बार यूज़ करके तो देखो आप हम 100% आपका लॉन्ग लाइफ होगा, लाइक दैट फॉल्स क्लेम कर रहा है तो हम उसे एडवर्टाइज नहीं कर सकता। ये हमारे सेक्शन नंबर 4 कहता है। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, तो गाइज प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडीज फॉर अ सर्टेन डिसऑर्डर एंड डिसीज स्पेशली स्पेसिफाइज्ड इन सेक्शन नंबर 3, जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है कि सेक्शन नंबर 3 में जो हमारे डिसीज है, डिसऑर्डर है और कंडीशन है, ठीक है, बहुत से है, सो उसमें ट्रीटमेंट करने वाले हैं। अगर एक आधा ड्रग है और वो 100% क्लेम कर रहा है कि ये क्यूरेबल है तो वो हम नहीं कैसे कर सकते, वो कौन बता रहा है, वो हमारा सेक्शन नंबर 5 बता रहा है। अगेन सेक्शन नंबर 6 ये क्या कहता है, तो प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया ऑफ सर्टन एडवर्टाइजमेंट। अगर आप ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और उस ड्रग को आपको इंपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करना है तो वो हम नहीं कर सकते हैं, ये कहता है हमारा सेक्शन नंबर 6। अब सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है, तो इट इंक्लूड द पेनाल्टीज। अगर हमें पता है लोग नहीं मानते तो उसके कुछ पेनाल्टीज अगर लगा दिए तो वो मानने लग जाते हैं। अगर हमने कहा है कि ये नहीं करो तो वो नहीं करेंगे, बट हाँ कहेंगे। अगर आपको फाइन गिरता है और आपको जेल हो सकती है तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। सो पेनाल्टीज क्या है, तो फर्स्ट कन्वेंशन यानी अगर उनने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, इम्प्रिजनमेंट रहेंगी 6 मंथ के लिए, यानी जेल हो सकती है 6 मंथ के लिए, और देयर में बी फाइन और बोथ, ठीक है। सब्सिक्वेंट कन्वेंशन, अगर सेकेंड टाइम और बार बार वो गलती कर रहे हो तो 1 ईयर की जेल हो सकती है, फाइन और बोथ हो सकता है, ठीक है। सो ये पेनाल्टीज कहाँ पे मेंशन है, तो हमारे सेक्शन नंबर 7 पे ये मेंशन है। नाउ सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है, सर्च एंड सीज, ठीक है। सो ये जो हमारी कमिटीज है जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट दैट इज द 1954 में वर्क करेंगी, उनको ऑथोरिटी है कि वो कौन से भी एरिया पे सर्च कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री पे सर्च कर सकते हैं, एंड अगर उनको लगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है भाई, यहाँ पे मैजिक रेमेडीज एक्ट किए जा रहे हैं, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ फॉल्स क्लेमिंग कर रहे हो तो उसे सीज करते हैं, ठीक है। सो देयर आर द ऑफिस ऑथराइज्ड ऑफिसर, दे मे एंटर द प्रीमाइसेस, वो कहीं पे भी एंटर कर सकते हैं। दे सर्च फॉर ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट, अगर ऐसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे मिली तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं एंड यस सीज कर सकते हैं बुक्स, डॉक्यूमेंट एंड पॉम्पलेट, पोस्टर एंड रिलेटेड मटेरियल, ठीक है। जहाँ पे भी उनको लगा कि ये डाउटफुली है तो वो उसे सीज कर सकते हैं। नाउ सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है, तो ऑफेंसेस बाय कंपनीज, ठीक है। अब अगर ऐसे एक आधी कंपनी है जिसमें हमें दिखा है कि वहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट हो रही है तो वहाँ पे एक सेक्शन लागू होता है, दैट इज द सेक्शन नंबर 9, जिसके हेल्प से हम उस पर कुछ ऑफेंसेस लगा सकते हैं, ठीक है। सो गाइज सुनने में बहुत सिंपल लगता है और एक्चुअली सिंपल है बस, बट इसके जो सिंपल फंडेज है वो हमें पता होना चाहिए रिलेटेड टू आवर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, ठीक है। सो बेसिक पॉइंट्स कौन से रह गए, एंड एंड वन मोर थिंग, एक्ट नंबर 21 ऑफ 1954, ये हमारा एक लिस्ट रह गया है। 1954 में जितने ही एक्ट थे उसका 21st नंबर रहेगा हमारा ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट का, ठीक है। और अप्लाई कब हुआ था, तो इट अप्लाइज टू 1 अप्रैल 1955। सो गाइज दिस इज द ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है।
नाउ गाइज चलो एक बार रिवाइज करते हैं कि इस एक्ट में हमने देखा क्या है। तो हमने एक बार देखा है कि 1954 में ये पब्लिश हुआ था, बट एक्चुअली रूल्ड फॉर्म कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1955 में रूल्ड ऑफ हुआ था। ये कहाँ पे आता है? तो 21 नंबर है हमारे जो 1954 में एक्ट है उसमें का, ठीक है। इसे अनदर नेम क्या कहते हैं? तो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट भी इसे हम कहते हैं। नाउ अभी ऑब्जेक्शनेबल एड क्या है? तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट है जिसमें कुछ मैजिक रेमेडीज यूज कर रहे हैं। मैजिक रेमेडी यानी क्या? तो ऐसे फॉल्स क्लेमिंग कर रहे हैं, जिसे कुछ मंत्रस दे रहे हैं, कुछ ताबीज दे रहे हैं, कुछ पूजास बता रही है, जिससे कुछ ड्रग डिसीज क्योर करते हैं, लाइक दैट, ठीक है। सो ये जो हमारे डिसीज है और डिसऑर्डर है और कंडीशन है, ये कौन से सेक्शन में आता है? तो सेक्शन नंबर 3 में आता है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 3 में कितने ड्रग्स डिसीज है और डिसऑर्डर है? तो टोटल 54 है, ठीक है। ये कौन कौन से है आप देख लेना। नाउ गाइज यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? तो अगर आप ऐसा कुछ फॉल्स क्लेमिंग कर रहे हो देन इट कैन बी पनिशेबल और वी कैन नॉट डू अंडर दिस ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। नाउ सेक्शन नंबर 5 है हमारा। सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है? तो सेक्शन नंबर 5 हमारा यही कहता है कि अगर आप कुछ ऐसा डिसऑर्डर लाइक जो हमने डिसऑर्डर सेक्शन नंबर 3 में देखे थे, अगर उसकी आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आप वो नहीं कर सकते हो। सेक्शन नंबर 6 क्या कहते हैं? तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट की नहीं कर सकते ऑल ओवर द इंडिया। देन सेक्शन नंबर 7 क्या कहते हैं? तो सेक्शन नंबर 7 रिलेटेड टू द पेनल्टीज, ठीक है। अगर ऐसे कुछ फॉल्स क्लेमिंग हमें दिखाए तो हम उस पर क्या करेंगे? हम पेनल्टीज लगा सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट अगर किया तो उसे हम 6 मंथ की जेल और देयर में भी फाइन और बोथ, ठीक है। अगर वो बार बार कर रहे हैं, सेकेंड टाइम कर रहा है तो 1 ईयर की जेल भी हो सकती है प्लस फाइन हो सकता है, ठीक है। और देयर में भी चांसेस की बोथ हो सकते हैं। नाउ हमारा सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है? तो सर्च सॉरी एंड सीज, ठीक है। वो अगर उसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइज दिखा तो वो कहीं पे भी जाके सर्च कर सकता है एंड सीज कर सकता है। सेक्शन नंबर 9 क्या कहते हैं? तो उस कंपनी में जहाँ पे ऐसे कुछ ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइज देखे तो वहाँ पे वो ऑफेंसेस लगा सकता है, ठीक है। सो ये हो गई है टू ऑल द ओवरव्यू ऑफ आवर ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। अब बात करते हैं हमारे कुछ प्रीवियस एपिसोड्स के पे। एपिसोड नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया था गाइज कि हमें एक चार्ट बनाना है, जिस चार्ट पे हम डेली एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं क्या, ठीक है। एक सेक्शन करना है एमसीक्यू के लिए, एक सेक्शन करना है रीडिंग के लिए, एक सेक्शन रिवीजन के लिए, ठीक है। सो किसने किसने ये चार्ट बना है, एक्चुअल में कौन ये फॉलो कर रहा है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो आई होप गाइज आपको एक्ट अच्छे से समझ आ गया है। नाउ अब मैंने बताया है कि हमें डेली का रूटीन लिखना है। डेली हमें एक गोल करना है, जिसे हम 50 एमसीक्यू आज हम सॉल्व करेंगे। आज हमारा एटलीस्ट 1 आवर का रीडिंग होना चाहिए, आज हमारा एटलीस्ट 1 रिवीजन होना चाहिए। सो ऐसे 3 ब्लॉक मैंने आपको बनाने के लिए प्रिपेयर बोला था हमारे एपिसोड नंबर 1 पे। अब कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक्चुअल में ये सब बनाया है और उसको फॉलो कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके बताए। एंड यस ऑफ कोर्स मैं कर रही हूँ का। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज ये तीनों भी चीज़ मैनेज नहीं हो रहे हैं एट अ डे, तो कुछ बन रहा है, कुछ छुट रहा है। कभी एमसीक्यू होता है, कभी रीडिंग होती है, कभी रिवीजन होती है, कभी आपके लिए वीडियो प्रिपेयर होता है, ठीक है। सो बट दिस इज़ द एपिसोड नंबर 3, बट विद इन 8 डेज मैं सब में मैनेज करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे रूटीन फॉलो किया है। आप भी मेरे साथ शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अनदर एक्ट के साथ। टिल देन गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर हाँ वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।